हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी क्लास का चैप्टर रिव्यू ऑफ नोटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे कि क्लास 11th में, क्लास 12th में। लेकिन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने जितना भी पिछला उसको रिव्यू करना है, लेकिन हम पढ़ेंगे थोड़ा डीपली, क्योंकि क्लास हाई है तो इसलिए थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट, इवेंट, इवेंट के टाइप्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट्स, ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट इवेंट। और ये सारे इवेंट के टाइप्स करने के बाद और जितने भी बाकी रह गए हैं टाइप्स, हम वो करने के बाद हम लास्ट में करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं बोर्ड की ओर। सो स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर है रिव्यू ऑफ नोटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और कुछ पॉइंट्स की डेफिनेशन। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जो हमने पढ़ना है वो है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में हम देखेंगे कि सैम्पल स्पेस क्या होता है और इसकी एग्जांपल्स क्या है। इसके बाद हमने पढ़ना है सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट में सेम हमने वही पढ़ना है कि ये क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स। सो इससे हमें ये चलेगा पता कि सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट टू डिफरेंट थिंग्स है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो हम जानेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इवेंट क्या होता है, और इवेंट की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे कि जो हमारी फर्स्ट टाइप है एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। नेक्स्ट फेवरेबल इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ओड्स इन फेवर इवेंट एंड एट लास्ट ओड्स अगेंस्ट इवेंट। तो ये सब पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि ये सब है क्या और इससे हम क्या सीख सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है, बैकबोन है इस चैप्टर की। अगर ये बेसिक है, अगर इसको हम पढ़ लेंगे तो जो एक्सरसाइज करने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम अब इसके बाद पढ़ते हैं इसको डिटेल में कि ये है क्या। थोड़ी सी हमारी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। थोड़ा सा लेक्चर लंबा जा सकता है, लॉन्ग जा सकता है, तो उससे घबराना मत। लेकिन मैं आपको पूरा श्योरिटी देता हूँ कि आपको जो ये लेक्चर है, अगर आप इसको सही तरह बिना स्किप किए अगर इसको देख लोगे तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन अ फ्यूचर। तो प्लीज़ इसको देखें, इंट्रो को जो हम पढ़ेंगे आज, जो जितने हमारे पॉइंट्स हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी हमारी। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of an experiment and it is denoted by S, कैपिटल S। तो अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हमारे जो भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस, और इसको हम डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम लिखते हैं कैपिटल S से। हम देखते हैं एग्जाम्पल कि सैम्पल स्पेस की एग्जाम्पल क्या है, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो जो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है टॉसिंग अ कॉइन। हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो उसमें दो ही आउटकम्स होंगे, या तो हमारा हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, और इसको हमने क्लोज करना है करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, सैम्पल स्पेस। उसके बाद अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं, मतलब टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली,
अगर हम एक साथ एक ही समय में दो कॉइन को टॉस करते हैं एक साथ, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा स्टूडेंट? तो हमारा सैम्पल स्पेस होगा, मान लो कि हमने जब टॉस किया तो हमारा फर्स्ट कॉइन पे हेड आया और सेकंड कॉइन पे भी हेड आया, तो ये हमारी एक संभावना हो सकती है। उसके अलावा हमारा फर्स्ट कॉइन पे हेड आया और सेकंड कॉइन पे टेल आया, तो एक तो हमारा ये आउटकम्स हो गया, ये संभावना हमारी हो गई। उसके बाद फर्स्ट कॉइन पे हमारा टेल आया और सेकंड कॉइन पे हमारा हेड आया, तो एक ये संभावना हो सकती है। उसके अलावा दोनों कॉइन पे टेल आया, ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया? सैम्पल स्पेस। उसके अलावा हम करते हैं थ्रोइंग अ डाई। थ्रोइंग अ डाई, हमने थ्रो किया, फेंका एक डाई को, जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? इसमें हमारे 6 नंबर होते हैं, तो इसका सैम्पल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक डाई को अगर थ्रो करेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगा। इसके अलावा हम लास्ट लेते हैं एक और एग्जाम्पल, ये है थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली। थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, हमने एक साथ 2 डाइस को थ्रो किया, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा हमने वो देखना है। तो उसको ध्यान से देखना, अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो हमारा जो सैम्पल स्पेस होगा तो वो कैसा होगा? मान लो कि हमारा अगर फर्स्ट कॉइन पे या फर्स्ट डाई पे 1 आता है तो सेकंड डाई पे हमारा 1 आएगा, ठीक है। ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी संभावना हो सकती है। या फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कॉइन पे हमारा 1 1 1 1 आता है और सेकंड कॉइन पे हमारा 1 2 3 4 5 6 आता है, तो हमारी एक लाइन ये बन गई संभावना की। उसके बाद अगर हमारा फर्स्ट कॉइन पे 2 आता है और सेकंड कॉइन पे आता है 1, फर्स्ट कॉइन पे 2 आता है, सेकंड कॉइन पे आता है 2, तो ये कैसा बन जाएगा? 2 3 2 4 2 5 2 6। उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉइन पे आता है 3 और जो हमारा सेकंड कॉइन पे है उसमें नंबर 1 से लेके 6 तक आते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉइन पे आता है 4 और सेकंड कॉइन पे हमारे जो नंबर हैं वो चेंज होते हैं, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब इसको हमने करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है और जो दो हमारे रह गए हैं, 2 लाइंस रह गई हैं, फर्स्ट कॉइन पे जो हमारा 5 आएगा और फर्स्ट कॉइन पे हमारा जो 6 आएगा वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो उसको आपने नीचे लिखना या जगह नहीं है तो मैं साइड में लिखूंगा, ठीक है। तो इसको भी मैं करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूंगा। फर्स्ट कॉइन पे हमारा आता है 5 और सेकंड कॉइन पे जो हमारे नंबर है 1 से लेके 6 तक चेंज होते हैं, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। उसके अलावा फर्स्ट कॉइन पे हमारा 6 आता है और सेकंड कॉइन पे जो हमारे नंबर चेंज होंगे तो हमारा क्या होंगे, जो आउटकम्स होंगे हमारे क्या आएंगे? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमारे हो गए पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कि अगर हमने 2 डाइस को साइमल्टेनियसली एक समय में एक साथ अगर हमने थ्रो किया तो उसके सैम्पल स्पेस क्या होते हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो उसके जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या आगे हमारे ये रहे, तो इसको आप गिन लेना, ये 36 होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस क्या था, उसकी एग्जांपल क्या थी। इसके बाद हम करते हैं सैम्पल पॉइंट क्या होता है, और आई होप कि आपको सैम्पल स्पेस समझ आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट है सैम्पल पॉइंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? The elements of sample space S is called sample points.
तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस में उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। तो इसकी देखते हैं हम एग्जांपल, तब हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब जैसे कि हमने एक डाई को थ्रो किया तो लिखेंगे थ्रो या थ्रोइंग ए डाई। तो इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे सैंपल पॉइंट क्या होंगे, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी हमारे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल सेकंड देख लेते हैं हम। टॉसिंग अ कॉइन, तो इसका जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, हेड और टेल। ओके, इसके अलावा जो हमारे सैंपल पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सैंपल पॉइंट, तो वो क्या होगा, हेड और टेल। जब हम सैंपल पॉइंट लिखेंगे तो हमने जो ये करली ब्रैकेट है वो नहीं लगानी है, ठीक है। सैंपल पॉइंट का मतलब जो उसके अंदर एलिमेंट है करली ब्रैकेट के अंदर उसको ही हमने यहाँ पर डिटेक्ट करना है। तो इसको हम इग्नोर करेंगे करली ब्रैकेट को, और करली ब्रैकेट को ओनली हमें यहाँ पर सैंपल स्पेस के केस में लिखना है। तो आई होप कि आपको जो सैंपल पॉइंट वाला केस है ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इवेंट की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसेट्स ऑफ ए sample space is called events. So student, जो हमारे सबसेट्स होते हैं एक सैंपल स्पेस के उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। थ्रोइंग अ डाई, हमने एक डाई को थ्रो किया तो जो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ये जो सैंपल स्पेस है ये एक्चुअल में एक सेट है। अब इस सेट में से हम बनाएंगे सबसेट्स। सबसेट्स का मीन क्या होता है, छोटे छोटे सेट्स। तो छोटे छोटे सेट्स बनाने के लिए हम कुछ पॉइंट्स लेंगे अपने माइंड के अंदर या फिर हमें एग्जाम में गिवन होंगे। जैसे कि जो फर्स्ट हम लेते हैं पॉइंट, ऑड नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E1 से। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है इवन नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E2 से। तो ये हमारे दो सबसेट बन गए। अब जो एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं। देयरफॉर E1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, E1 जो हमारा होगा वो क्या है, ऑड नंबर। हम देखेंगे इस सेट को, मतलब कि इस सैंपल स्पेस को, इसमें से हम देखेंगे कि हमारे ऑड नंबर कौन कौन से हैं। एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। ये हमारे ऑड नंबर है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। सो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 3 5। तो ये हमारा हो गया एक सबसेट। जो हमारा E2 है, E2 जो हमारा सबसेट है वो क्या है, इवन नंबर। तो जो इवन नंबर क्या है, जो बाकी के नंबर हैं 2 4 6 जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो मैं लिखते हैं 2 4 6, ठीक है। तो ये खुद में अपने आप में भी ये एक सेट ही है। E1 अपने आप में भी एक सेट है और E2 भी अपने आप में भी एक सेट है। लेकिन ये इसके केस में अगर हम इसको देखें तो जो E1 और E2 है ये S का सबसेट है, लेकिन अपने आप में ये एक सेट ही है। तो सबसेट क्या होता है कि छोटे छोटे सेट बनाना, ठीक है जी। सेट क्या होता है, जिसमें हमारे एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है और उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट। क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड इन अ
करली ब्रैकेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट। और अगर हम सेट को ब्रेक करें, उसमें से हम छोटे छोटे सबसेट बनाएं, मतलब छोटे छोटे सेट बनाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट। और जो इवेंट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, या फिर हम कहेंगे जो सबसेट होते हैं वो हमारे इवेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अपने आप में इटसेल्फ ये क्या होते हैं, अपने आप में भी एक सेट होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं आगे, जो हमारी इवेंट्स की टाइप है वो हम पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा अब है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एनी ट्रायल इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो हमने एक ट्रायल किया, उस पर हमारे जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आए उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे कि हमारा सैम्पल स्पेस के केस में था कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। तो एग्जॉस्टिव इवेंट सेम सैम्पल स्पेस की तरह ही है, लेकिन इसको हमने कैसे लिखना है वो हम देखते हैं बाय एग्जाम्पल। तो इसकी जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो हम करते हैं, सेम एग्जाम्पल लेंगे जो हमने पीछे केस में ली थी, थ्रोइंग अ डाई। हमने एक डाई को थ्रो किया, इसके जो सैंपल स्पेस हैं वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हम ओड और इवन नंबर को अलग अलग कर लेते हैं, दो हम सबसेट बना लेते हैं। फर्स्ट हमारा है ऑड नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E1 से। सेकंड हमारा है इवन नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E2 से। सो डैट इवन के केस में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ओड नंबर है, तो 1 3 एंड 5। E2 के केस में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 4 6। अब हमने क्या करना है, E1 और E2 का हमने करना है यूनियन। ये जो साइन है U जैसा, ये क्या है, यूनियन। यूनियन क्या होता है कि अगर हम किसी दो सबसेट का या दो सेट का यूनियन करते हैं तो जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आएंगे, लेकिन एलिमेंट कोई रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है 1 3 5, तो हम लिखेंगे 1 3 5 और 2 4 6, 2 4 6। तो जितने भी हमारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट थे वो सारे आ गए, ठीक है, 1 3 5 2 4 6। इसको हम सीरियल वाइज में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा इक्वल हो गया सैंपल स्पेस की। यही हमारा क्या है, E1 यूनियन E2, ये हमारा क्या बन गया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, जो ये यूनियन है। अगर मान ले कि E1 एक ऐसा हमारा केस है जिसमें जो हमारे नंबर आ रहे हैं वो है, जो ये E1 है, इसमें मैं नंबर ले लिए 1 2 3, ठीक है। उसके बाद जो E2 है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, नंबर है, वो क्या है, जो 3 से अबव है, जैसे कि 4 5 6। 6 तक ही एंड होगा, क्योंकि जो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं वो 6 तक ही हैं। सो इसका अगर हम करेंगे यूनियन स्टूडेंट, E1 और E2, या फिर एक थोड़ा सा केस हम थोड़ा और भी कर लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड, कि अगर हम फर्स्ट केस में जो E1 में हम यहाँ पर 4 भी एग्जिस्ट कर लेते हैं, कि जो फर्स्ट केस में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, ये हमने एक सेट मान लिया, मतलब इसको अब छोड़ दें, हमने एक सेट मान लिया कि E1 है 1 2 3 4, ठीक है, ये एक अलग सेट है। E2 एक अलग सेट है जिसमें हमारे एलिमेंट्स है 4 5 6। और अगर हम E1 और E2 का यूनियन करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखें 1 है, 1 इन दोनों केस में सिर्फ 1 टाइम्स, तो लिखेंगे 1 2 3, यहाँ तक लिख लिया। अब जो 4 है वो फर्स्ट केस में भी है और सेकंड केस में भी है, लेकिन हमें लेना है ओनली कॉमन, हम लिखेंगे ओनली 4। हमने 2 बार नहीं लिखना है, इसको सिर्फ 1 टाइम्स लिखना है। 4 5 और 6 है, ये हमारा सेकंड केस में लिखेंगे 5 और 6, ये हमारा हो गया। तो E1 यूनियन E2, मतलब जो जो एलिमेंट्स है वो हमने सिर्फ 1 टाइम्स लेना है, अगर वो रिपीट भी हो रहे हैं
फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, तो उसको हमने 1 टाइम्स लेना है, तो वो होता है हमारा यूनियन। ये मैंने आपको किया सारा ये वाला पोर्शन यूनियन के लिए कि आपको यूनियन समझ आ गया। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स when no two or more of them can happen simultaneously in the same trial। जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स एक ट्रायल के अंदर एक ही समय में ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसकी जो एग्जांपल है, इन थ्रोइंग अ डाई ऑल दी 6 फेसेस नंबर्ड 1 to 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हमने अगर एक डाई को थ्रो किया तो जितने भी नंबर हैं 1 से लेके 6 तक वो अपने आप में एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो ये तो हमारा हो गया थियोरी पार्ट। अब हम देखते हैं इसको हमने समझना कैसे है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इसको हमने कैसे समझाना है, कैसे करना है, हम वो देखते हैं। अगर हमने एक डाई को थ्रो किया तो इसका जो सैंपल स्पेस आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें से हमने एक सबसेट ले लिया, मतलब कि इवेंट ले लिया E1, जिसमें हम लेंगे एलिमेंट्स ऑड नंबर वाले, तो 1 3 5। और हम जो सेकंड इवेंट लेंगे E2 वो हम लेंगे इवन नंबर वाले 2 4 6। अब हम E1 और E2 का करेंगे इंटरसेक्शन। ये हमारा क्या है, उल्टा U है, ये जो साइन है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, हमने देखना है कि E1 और E2 में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो E1 में जो हमारे एलिमेंट है वो है 1 3 5, E2 में है 2 4 6। तो कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, मतलब कि जो हमारा इंटरसेक्शन है ये खाली है और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको ये इंटरसेक्शन समझाने के लिए। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अब हम इंटरसेक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर E1 में जो हमने रखे एलिमेंट्स वो रखे 1 2 3 4, और E2 में हमने रखे जो एलिमेंट्स वो रखे 4 5 6। तो अगर हम E1 और E2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो हम देखेंगे कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर E1 में हमारे जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4, E2 में है 4 5 6। तो यहाँ पर जो 4 है वो कॉमन एलिमेंट्स हैं। 4 E1 के केस में भी है और 4 E2 के केस में भी है। तो जो हमारा इंटरसेक्शन होगा E1 E2 का वो क्या होगा, 4। लेकिन इस केस में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था E1 में और E2 में, तो हमारा वो खाली था। ठीक है, इंटरसेक्शन खाली था, और खाली को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो एम्प्टी होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। तो ये हमारा होता है इंटरसेक्शन। आई होप कि आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं फेवरेबल इवेंट्स। डेफिनेशन है द आउटकम्स विच मेक्स नेसेसरी द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन अ ट्रायल। हमने एक ट्रायल किया और उसके जो परिणाम है किसी घटना के घटित होने को ज़रूरी बनाए। हमने एक ट्रायल किया, उसके जो आउटकम्स मतलब जो उसके रिजल्ट आए, परिणाम आए, वो किसी इवेंट के होने को ज़रूरी बनाए, आवश्यक बनाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल इवेंट्स। यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसके थ्रू समझते हैं हम। थ्रोइंग अ डाई, हमने एक डाई को थ्रो किया, सैम्पल स्पेस क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6। अब हम एक ऐसा फेवरेबल इवेंट्स बनाएंगे कि अगर हम 2 एलिमेंट्स को ऐड करें, जोड़ करें, तो हमारा कितना बने, 5 बने। तो यहाँ लिखते हैं फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स, तो ऐसे कौन से 2 एलिमेंट हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारा 5 बनेगा। तो पहला हमारा केस बनेगा 1 और 4। अगर हम 1 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारा बनता है 5। दूसरा जो हमारा केस बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा 4 और 1। अगर हम 4 को पहले लिखते हैं, मतलब पहले लेते हैं, और 1 को बाद में लेते हैं, तो हमारा बनता है 5। ये 2 केस बन गए, ठीक है। उसके बाद
जो थर्ड केस हमारा बनेगा वो बनेगा 2 और 3, एंड जो हमारा लास्ट केस बनेगा वो क्या बनेगा 3 और 2। तो ये हमारे 4 केस बनेंगे कि अगर हम 2 एलिमेंट्स को ऐड करते हैं इन 4 केसेस के अंदर, ये जो हमें गिवन एलिमेंट्स हैं, तो हमारा टोटल कितना बनता है 5। तो ये हमारा क्या था फेवरेबल इवेंट। आई होप कि आपको फेवरेबल इवेंट समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो स्टूडेंट, अब हमारा है इक्वली लाइकली इवेंट्स। डेफिनेशन क्या है? इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सेप्ट एनी वन इन दी प्रेफरेंस ऑफ अदर। तो हम यहाँ पर अगर एक हमारा आउटकम्स आता है तो उसके चांस कितने हैं, हमने वो देखना है कि अदर आउटकम्स के मुकाबले उसके चांस कितने हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे सैम्पल स्पेस क्या बनेंगे, हेड और टेल। तो यहाँ पर हेड और टेल हैव इक्वल चांस। हेड और टेल आने के जो चांस हैं वो इक्वल हैं। जो उसका आउटकम्स है, जो उसका पासा है, जो आपकी तरफ आएगा वो क्या है, हेड और टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो दोनों की इक्वल चांस है, ठीक है। उसके बाद थ्रोइंग अ डाई, हमने एक डाई को थ्रो किया तो ऑल फेसेस हैव इक्वल चांस, 1 2 3 4 5 6। हमें पता है कि डाई के 6 फेस होते हैं, तो हर एक फेस का इक्वल चांस है कि वो आपके जो ऊपर वाले पासे पे आ सकता है, जो पासा आपकी तरफ आया है। तो वो हमारा क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। कोई भी अगर आउटकम्स हैं उसके इक्वल चांस है आने के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। आई होप कि आपको इक्वली लाइकली इवेंट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट That is the probability of it not happening। तो किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। किसी इवेंट के ना होने की संभावना को, ये ऑपोजिट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। हमने एक कॉइन को टॉस किया और उसके जो सैम्पल स्पेस आए वो आए हेड और टेल। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हाफ, और जो हाफ प्रोबेबिलिटी है वो है टेल आने की। अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट H, मतलब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब PT वो है हाफ, ठीक है, वो हाफ होगी। अगर हाफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी है तो हाफ क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की, मतलब T आने की प्रोबेबिलिटी होगी। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं PH बार, हम बार लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट H। और ये किसके इक्वल हम रखेंगे, 1 - PH। ये एक फॉर्मूला है, आपने ध्यान रखना है, आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो PH बार इज इक्वल टू 1 - PH, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की वो 1 होती है, मतलब 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 1 होगी उससे लेस होगी। जैसे कि यहाँ पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर एक हमारा इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है। अगर एक हमारा एक्सपेरिमेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, उसको 1 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसमें जो इवेंट है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से कम हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो हाफ है। तो ये फॉर्मूला है। अगर हम ऊपर बार देते हैं, लाइन लगा देते हैं H के ऊपर, तो ये क्या होता है, PH बार मतलब P नॉट H, ओके। और ये हमारा इक्वल होता है 1 - PH। 1 को हम रखेंगे एज इट इज़, PH की वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ पर आई है हाफ। 1 में से अगर हम हाफ माइनस करते हैं तो हमारा आता है हाफ। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को हमने समझा कि अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को ये ऑपोजिट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो आई होप कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो स्टूडेंट, सिंपल इवेंट, इसकी जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, 1 एक्सपेरिमेंट हैपन्स एट अ टाइम एंड इट विल बी हैविंग अ सिंगल आउटकम्स। हम एक टाइम के अंदर एक बारी में अगर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका जो आउटकम्स आता है वो भी सिंगल आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। जैसे कि हमने एक कॉइन टॉस किया तो उसका जो हमारा आउटकम्स आएगा वो हेड या टेल कोई भी आ सकता है, तो वो हमारा क्या है, सिंगल इवेंट। हेड एक सिंगल इवेंट है और जो टेल है वो एक अनदर सिंगल इवेंट है, ठीक है। तो हेड और टेल में से कोई भी हमारा आउटकम्स आ सकता है। उसके बाद है कंपाउंड इवेंट।
When two or more than two events occur in connection with each other, then their simultaneous occurrence is called compound event. अगर हम दो इवेंट को एक साथ करें, मतलब दो इवेंट हमारे एक साथ हों, ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब एक समय के अंदर दो इवेंट एक साथ हों एक समय के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट. इसकी एग्जांपल है टॉसिंग टू कॉइन, वन कॉइन आउटकम्स बी हेड एंड सेकंड कॉइन आउटकम्स मे बी हेड और टेल. हमने एक समय के अंदर मतलब एक ही बार में हमने दो कॉइन को टॉस किया. मान लो कि हमारे फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आ गया, तो हमारे चांसेस है कि सेकंड कॉइन के ऊपर हमारा हेड और टेल आएगा. तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इवेंट. इसका ऑपोजिट भी हो सकता है. मान लो कि हमने जब टॉस किए दो कॉइन एक साथ एक समय के अंदर, तो हमारा फर्स्ट कॉइन पे आ गया टेल, तो सेकंड कॉइन पे हमारा टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है. तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड इवेंट. आई होप कि आपको सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट समझ आ गया होगा. अब हम बढ़ते हैं आगे. सो स्टूडेंट, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट इवेंट को करने से पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है. हमने यहाँ पर एक इवेंट लेट किया, लेट ई बी एन इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, PE इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में क्या होगा, ऊपर क्या होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल और एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस. तो ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का. आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर हम क्या रखेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस जो हमें गिवन होगा कि ऐसे ऐसे हमें इवेंट बनाने हैं, और नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि जो आउटकम जितने भी हमारे आए हैं, जो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट किसी ट्रायल को कर रहे हैं तो उसके जितने भी हमारे आउटकम्स आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो वो हमारा क्या होता है, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस या फिर टोटल और एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस. ओके, तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. अब यहाँ पर हम लिखते हैं अकरिंग इवेंट प्रोबेबिलिटी. तो अगर कोई इवेंट हो रहा है या फिर हो गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE. उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, PE से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर कोई इवेंट नहीं हुआ है या फिर नहीं हो पाया है या फिर नहीं हुआ है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, PE बार. हम E के ऊपर बार लगा देंगे. तो ये हमारा क्या हो गया कि कोई एक इवेंट है, हमारा कोई भी इवेंट है, एनी इवेंट नॉट हैपनिंग. ओके, एंड PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE. और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था. तो ये दो फॉर्मूले, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, और इन बातों को भी आपने ध्यान में रखना है. अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा लास्ट इवेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं. सो स्टूडेंट, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट इवेंट्स क्या होगा. इसमें हमने क्या करना है कि एक इवेंट लेट कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया लेट ई बी एन इवेंट. हमने E को एक इवेंट लेट कर लिया. सो ऑड्स इन फेवर इवेंट क्या होगा, ये होगा रेशो ऑफ happening of any event probability and not happening of any event probability. तो ये किसी इवेंट के होने और ना होने के रेशो की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा. उसके अलावा ऑड्स अगेंस्ट इवेंट क्या होगा, तो ये रेसिप्रोकल होगा, ये ऑपोजिट होगा. ये होगा किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी एंड किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी के रेशो के बराबर होगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड्स इन फेवर इवेंट एंड ऑड्स अगेंस्ट इवेंट. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर जो एग्ज़ाम में आता है. ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, BHU में एंड AMU वगैरह वगैरह में, जितनी हमारी यूनिवर्सिटियाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ, उसमें जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं हम वो करते हैं. और पर्टिकुलर वो एक या दो ही क्वेश्चन होंगे. हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है हमने वही करवाने हैं आपको. ओके, तो हम चलते हैं अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ़ n बिस्किट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n बेगर्स. अगर हमने n नंबर ऑफ बिस्किट्स को n नंबर ऑफ बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर बैगर रिसीव्स आर लेस देन n बिस्किट्स. तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ईच मतलब हर एक बैगर को, पर्टिकुलर बैगर को r बिस्किट हासिल हो और r क्या है, लेस देन n है. r जो क्वांटिटी है वो जो नंबर ऑफ बिस्किट्स है जो टोटल हमें गिवन है उससे कम है. तो हम करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले जो हमें गिवन है हमने वो लिखना है. हमें गिवन है नंबर ऑफ बिस्किट्स, तो लिखेंगे नंबर
ऑफ बिस्किट्स इज इक्वल टू स्मॉल n। उसके बाद नंबर ऑफ बेगर्स इज इक्वल टू कैपिटल N। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या गिवन है कि n बिस्किट्स को n नंबर ऑफ बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट बिस्किट्स को हम n नंबर ऑफ बेगर्स में कितने तरीके से बांट सकते हैं, उसके बाद सेकंड बिस्किट को, और हम जाएंगे nth बिस्किट तक। ओके, हम करते हैं फर्स्ट बिस्किट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among n beggars in। तो हम फर्स्ट बिस्किट को n नंबर ऑफ बेगर्स में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसके होंगे n वेज। क्या होंगे? n वेज। सिमिलरली अगर हम सेकंड बिस्किट को, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड बिस्किट, जो क्वांटिटी ओनली 1 ही है, सेकंड बिस्किट को भी हम n नंबर ऑफ बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके वेज कितने होंगे? n वेज। सो ऑन। जो हमारा nth बिस्किट है, मतलब जो लास्ट वाला बिस्किट है, उसको भी हम अगर n नंबर ऑफ बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके वेज कितने होंगे? n वेज। ओके स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने एक एक बिस्किट की बात कर ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, nth तक। अब हमने लेने हैं टोटल की n बिस्किट्स को हम n नंबर ऑफ बेगर्स में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर n बिस्किट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among n beggars in। अब देखें, जब हम सिंगल सिंगल बिस्किट की बात कर रहे थे तो हमारा था n वेज। हम बात कर रहे थे जब सिंगल बिस्किट की तो हमारा आ रहा था n वेज, मतलब n की पावर 1, और n की पावर 1 किसके इक्वल होता है? n के। अब हम बात कर रहे हैं n बिस्किट्स की। अब यहाँ पर सिंगल बिस्किट नहीं है, यहाँ पर है n बिस्किट्स। ठीक है, अब क्या हमारे n बिस्किट्स, तो जो पावर होगी n की वो क्या हो जाएगी? n। ठीक है, स्मॉल n मतलब, तो ये कि हमारा क्या हो गया? n रेस्ट पावर n इज इक्वल टू n रेस्ट पावर n। तो यही चीज़ है। अब यही चीज़ हमें लिखनी है यहाँ पर, n बिस्किट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n बेगर्स इन n रेस्ट टू पावर n वेज। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लिखते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n रेज टू पावर n वेज। यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ गए कि हम कितने तरीकों से n नंबर ऑफ बिस्किट्स को n बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम करते हैं आगे। सो स्टूडेंट, हमने क्या लिख लिया? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n रेज टू पावर n। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर बेगर रिसीव्स आर लेस देन n बिस्किट्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पर्टिकुलर बेगर को r बिस्किट्स मिले, वो प्राप्त करें, और r क्या है? लेस देन n है, मतलब ये जो n बिस्किट्स है इससे कम r है। तो हम करते हैं यहाँ पर नाउ r बिस्किट्स, r क्या है? लेस देन n है, तो हम लिखेंगे r बिस्किट्स आउट ऑफ n बिस्किट्स, आउट ऑफ n बिस्किट्स कैन बी गिवन टू ए पर्टिकुलर बेगर तो हम 8 बिस्किट्स को पर्टिकुलर बेगर में कितने तरीके से बांट सकते हैं? इन R, C, N वेज।
जो होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ओके, तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि जब हम R बिस्किट्स को आउट ऑफ N बिस्किट्स हम पर्टिकुलर बैगर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, इतना हो गया। तो जो R है वो लेस देन N है, ठीक है। हमने R बिस्किट्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब कुछ तो क्वांटिटी बाकी बची हो गई क्योंकि R N से छोटा है, तो हमने R बिस्किट्स तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और बाकी क्या बच गए, हमारे जो बिस्किट्स जो बच गए वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं N माइनस R, क्योंकि इन्होंने बोला है कि N बिस्किट्स, सारे जितने भी बिस्किट्स हैं हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ओके, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन और दी है कि जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो R बिस्किट्स की है, ठीक है, कि R बिस्किट्स आउट ऑफ N हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। R छोटा है तो बाकी जो बिस्किट्स जो हमारे बचे वो कितने बचे, N माइनस R। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर N माइनस R बिस्किट्स can be given या can be distributed among। अब देखें, हमने R बिस्किट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया N बैगर्स में, तो जब R बिस्किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो बाकी हमारा रिमेनिंग जो बिस्किट्स का पार्ट था वो इतना बच गया। जो बैगर्स हैं उसमें भी हमारा कुछ बचेगा, क्योंकि जो बैगर्स हो चुके हैं उनको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो जो हमारे बैगर्स बाकी बच गए वो बच गए N माइनस 1, ठीक है। अगर हम बैगर्स की देखें तो N माइनस 1 से उसको हम वहाँ पर रिप्लेस करके हम लिखेंगे कि N माइनस 1 बैगर्स बाकी बच गए। ओके, क्योंकि हम कहते हैं पर्टिकुलर बैगर को हम R बिस्किट दे रहे हैं, तो N माइनस 1, तो यहाँ जो 1 डिनोट कर रहा है ये है पर्टिकुलर। ओके, तो N माइनस R बिस्किट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग N माइनस 1 बैगर्स इन, इसका वेज क्या होगा जो हमने पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा, N माइनस 1 रेज टू पावर N माइनस R वेज, ये हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, इससे हमें क्या चलता है पता, देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कि हम कितने तरीक़ों से फेवरेबल केसेस की हम कितने ऐसे हमारे पास तरीके हैं जिससे हम जो ये बिस्किट्स हैं R और जो बाकी बच गए वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा RCN कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एंड जो हमारा सेकंड है वो है N माइनस R रेज टू पावर N माइनस R, N माइनस 1 रेज टू पावर N माइनस R। तो यहाँ लिखेंगे RCN इंटू N माइनस 1 रेज टू पावर N माइनस R। एंड एट लास्ट जो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो हमने लास्ट जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये फेवरेबल केसेस जो हमारे पास है इस फॉर्मूले से आ गए, तो लिखेंगे RCN इंटू N माइनस 1 रेज टू पावर N माइनस R अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ केसेस थे जो हमारे वेज थे वो है N रेज टू पावर N, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके, सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।